नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से इस समय आप देख पा रहे हैं सुपर टेट। ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो साइकोलॉजी का है। इसके अलावा आपका यूपी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, और इसके अतिरिक्त आपका सी टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, जितने भी अध्यापक भर्ती एग्जाम हैं उन सभी में ये चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखें। और एक एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती हैं उन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, उनका आंसर हम आपको तुरंत बताएंगे। देखिए, इसमें वंशानुक्रम के बारे में आप सीखेंगे। तो इसमें बोला गया कि वंशानुक्रम की समानताओं एवं विभिन्नताओं की उपस्थिति का प्रारंभिक आभास ग्रीस देश के दार्शनिक पाइथागोरस और अरस्तु के विचारों में मिलता है। प्रश्न आपका यह भी बन सकता है कि वंशानुक्रम की समानताओं और विभिन्नताओं की उपस्थिति के प्रारंभिक आभास किन के विचारों में मिलता है। तो अगर पाइथागोरस आया है तो आप लिख सकते हैं, अरस्तु आया है तो आप लिख सकते हैं, दोनों आए हैं तो आप दोनों का नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है। और अगर देखते हैं इसको, यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के बुरून नामक शहर के प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के मूल नियम बनाकर आधुनिक अनुवांशिकी की नींव डाली। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है कि वंशागति के मूल नियम जो थे वो किसके द्वारा बनाए गए। तो यहाँ पर वंशागति के जो मूल नियम थे वो बनाए गए ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। यह आधुनिक अनुवांशिकी की नींव किसने डाली। एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि आधुनिक अनुवांशिकी की नींव किसने डाली। ठीक है, तो ये भी किसने डाली है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला देखते हैं इसके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी की जंतु सिद्धांत की खोज करने के लिए उद्यान मटर चुना। ये प्रश्न आपका कई बार आया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी अनुवांशिकी की खोज के लिए किसे चुना। तो ध्यान दीजिएगा, इसने उन्होंने उद्यान मटर को चुना था, और जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार आपका पूछा गया है। ठीक है, इनका जो अनुवांशिकीय सिद्धांत था 1866 में एक बुक में छापा गया था। उसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इसमें छापा गया था। हालांकि इस किताब का कभी नाम का जिक्र हुआ नहीं है। जो जिक्र हुए हैं तो मैंने आपको बता दिया। आपका ये पूछा जा सकता है कि उद्यान मटर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिसको चुना अपने अनुवांशिकी के सिद्धांत के लिए उसका नाम क्या है, उसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको हमने बता दिया। और इसके आगे देखते हैं क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं। कहते हैं इसके 34 वर्षों के बाद ह्यूगो डिब्रीस कार्ल कोरेंस ने जर्मनी से ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत को मान्यता मिली, और ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशानुगत नियम का जनक माना जाने लगा। तो इसमें एक चीज़ और भी पूछी जा सकती है इस पूरे पैराग्राफ में कि वंशानुगति नियम का जनक किसे माना जाता है। तो इसका भी आपका उत्तर क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। बाकी फालतू की चीज़ें हमें अपने दिमाग में नहीं डालनी है, सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला देखते हैं, अनुवांशिकी से तात्पर्य क्या है। ये चीज़ें आपकी पूछी जा सकती हैं। तो शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है। जो अनुवांशिकी होता है वो शारीरिक एवं मानसिक गुणों से होता है, जो कि माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, जीन्स को हम लोग जीन भी कहते हैं, जीन। यही जीन होते हैं जो माता पिता के जो लक्षण होते हैं जो बच्चों में प्रदर्शित होते हैं, वो जीन के माध्यम से होते हैं। वातावरण से क्या तात्पर्य है। वातावरण कहो या
पर्यावरण का हो, वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, मतलब चारों ओर का जो क्षेत्र होता है या ढकने वाला क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं वातावरण। तो हम लोग जहाँ रहते हैं वो सब क्या है, वातावरण के बीच में ही रहते हैं। इसमें ये लाइन आपकी महत्वपूर्ण है। कहता है दूसरे शब्दों में वातावरण से तात्पर्य उन सभी उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वातावरण का जो मुख्य प्रभाव है वो जन्म से लेकर या गर्भ से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। कोई भी उद्दीपन या घटना व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण में तभी सम्मिलित मानी जाती है जब वह व्यक्ति को प्रभावित कर सके। इसके आगे बताया गया है कि मानव का विकास अनेक कारकों के द्वारा होता है। प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करते समय मनोवैज्ञानिकों ने 2 प्रमुख कारकों पर जोर दिया है। देखिए, मानव का जो विकास होता है वो अनेक तरीके से होता है, लेकिन प्राणियों के विकास एवं व्यवहार का अध्ययन करने के लिए 2 कारक पर जोर दिया गया। एक क्या है, वंशानुक्रम, और दूसरा क्या है, वातावरण। ये दोनों आपके महत्वपूर्ण हैं। वंशानुक्रम क्या है, वह जो जन्मजात होता है, और वातावरण क्या है, वो जो अर्जित करता है या फिर अर्जित एवं पोषण पर आधारित होता है उसे कहते हैं वातावरण। तो 2 पर जोर दिया गया है। अगला पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है आपके इसमें, ये है आपका अच्छे पोषण से 2 फल मिलेंगे। अच्छे पोषण से 2 फल मिलेंगे जबकि कुपोषण से निम्न स्तर के फल ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बोली गई हैं। वीएन झा, ये महत्वपूर्ण है आपकी लाइन। वीएन झा के शब्दों में बोला गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है। ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, ये शब्द किसने बोला या इन बातों को किसने बोला। तो आपको 2, 3, 4 विकल्प दिए गए होंगे, उसमें एक विकल्प आपका वीएन झा का भी होगा, आपका वही आंसर सही होगा। अगला है वंशानुक्रम के सामान्य नियम क्या हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, समानता का नियम, बीज कोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों के सिद्धांत का नियम, मात्र एवं प्रत्यक्ष का नियम, संयोग का नियम। ये आपके वंशानुक्रम के सामान्य नियम हैं। अगर कभी पूछे जाते हैं तो आप इनको बता सकते हैं कि वंशानुक्रम के सामान्य नियम में कुछ जो मैं आपको बता दूं जो बार बार पूछे जाते हैं। इसमें आपके पूछे जाते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और संयोग का नियम, चयनित गुणों का नियम और मात्र एवं पितृपक्ष का नियम। ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखिए, कहते हैं विकासवादी सिद्धांत के समर्थक लेमार्क ने अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम का समर्थन करते हुए कहा, क्या कहा इन्होंने कि व्यक्तियों द्वारा अपने लक्ष्य में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा किए गए व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है या फिर वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित करता है। तो लेमार्क ने क्या कहा कि जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई। कैसे लंबी हो गई कि जो पेड़ पौधे थे ऊंचे थे, वो ऊंचे खाने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे क्या हुई, वह गर्दन जो उसकी घोड़े जैसी थी वो लंबी हो गई और इस प्रकार वह लंबी गर्दन अगली पीढ़ी में भी पहुंच गई। तो इसी को संक्रमण भी कहते हैं। तो इसी यही कहते हैं कि उसकी लंबी गर्दन का जो गुण था उसका संक्रमण अगली पीढ़ी में पहुंच गया। ये प्रश्न आपको आता है कि मानव जाति में वंश गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या है। तो 23 जुड़े होते हैं या फिर उनको कुल संख्या
46 कहते हैं। कुल संख्या 46 होती है और अगर जोड़ी बोली जाए तो 23 जोड़ी होते हैं। एक्स गुणसूत्र कैसे होते हैं? एक्स गुणसूत्र जो होते हैं वो छड़ीनुमा होते हैं और वाई गुणसूत्र आपके छोटे होते हैं, वह गोल होते हैं। माता के अंड में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के अंड में एक्स व वाई दोनों प्रकार के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी बालक के लिए माँ जिम्मेदार नहीं है, किसी भी बालक के लिए पूरे जिम्मेदार उसके पिता ही हैं, क्योंकि पिता के द्वारा ही वाई गुणसूत्र माँ के पास पहुँचता है और उसी से बालक का निर्माण होता है। इसमें लिखा भी है, निषेचित अंड में जब एक्स एक्स लिंग वंश सूत्रों का संयोजन होता है या गुणसूत्रों का संयोजन होता है तब संतान लड़की होती है। इसके विपरीत जब एक्स वाई का संयोजन होता है तब क्या होता है? लड़का होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वाई जो गुणसूत्र होता है वो पुरुष से ही पहुंचता है, तो इसका पूरा जिम्मेदार पुरुष ही है। इसमें आगे हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देखते जा रहे हैं हम। ये देखिएगा, कहते हैं क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है। क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जीन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। इन्हीं जीन्स के द्वारा माता पिता के गुण बच्चों को प्राप्त होते हैं। क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो प्रश्न आपका बन सकता है, क्रोमोसोम में जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? वो जीन है, और इन्हीं जीन के कारण ही माता पिता के गुण बच्चों तक पहुंचते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताओ। तो डीएनए का नाम होता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये नाम अगर पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। ये आपके जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सिर्फ वही प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जब आप प्रश्न करेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ कर थे? तो ये आपके ऑस्ट्रिया के थे। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के सिद्धांत के लिए किस पौधे की खोज की थी? इन्होंने उद्यान मटर की थी, अभी अभी आपने पढ़ा है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? वाई गुणसूत्र की हल्का होने के कारण। वाई जो गुणसूत्र होता है वो एक्स की अपेक्षा हल्का होता है, इसलिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का जन्म अधिक होता है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था? विकासवादी जो सिद्धांत था उसका समर्थक था लेमार्क। तो मिस्टर लेमार्क थे इसके समर्थक। अगला है वंशानुगति सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो वंशानुगति में आपने अभी पढ़ा होगा कि मटर के पौधे को लिया गया था, ये किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो इसमें ये आंसर सही होगा। अगला है बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है, उसका विकास उस स्तर का होना चाहिए। या फिर कह सकते हो कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास स्तर निश्चित होता है। अब आप स्वयं सोचिए कि यदि आप एक ही वृक्ष के 10 बीजों को ले लें लेकिन उनको अलग अलग वातावरण में मिट्टी में रखें, तो आप देखेंगे जिनको अनुकूल वातावरण मिल गया वह वृक्ष आपके पोषित होंगे, बड़े होंगे, फलदार होंगे और खूबसूरत दिखेंगे। लेकिन ऐसे वृक्ष जिनको अनुकूल वातावरण नहीं मिला वो कुपोषित हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बीज में वृक्ष बनने की क्षमता तो होती है लेकिन उसको उसी स्तर का वातावरण मिलना चाहिए। तो ये बात किसने बोली थी? ये बात आपकी बोली थी वुडवर्थ। तो ये सिर्फ वृक्षों से ही मतलब नहीं है, ये जो गुण है वो सबके साथ लागू होता है कि एक बच्चे को जिस माहौल में हम लोग रखेंगे वो बच्चा भी कुछ उसी प्रकार का हो जाता है। अगला है इसमें जो महत्वपूर्ण है, वर्णांता एवं हीमोफिलिया लिंग संलग्न रोग हैं, ये वंशानुगत भी माने जाते हैं। वंशानुगत का मतलब होता है हो सकता है ये माता पिता में हो या उनकी अगली जनरेशन में हो, तो वही गुण वो बच्चों में भी आ सकता है। वर्णांत व्यक्ति लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। ये जो दोष होता है ये प्रोटीन दोष कहलाता है। इसको डेल्टोनिज्म भी कहते हैं।
यदि प्रश्न आता है कि जो वर्णांध व्यक्ति के नेत्र में कैसा दोष होता है, तो प्रोटीन दोष होता है। अगर ये नहीं दिया गया है तो डेल्टोनिज में दिया गया होगा, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। और वह व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो जो वर्णांध व्यक्ति होता है इसे कभी भी कलाकार, डिजाइनर, रेल ड्राइवर, कार ड्राइवर या ये सब चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि यदि वो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाएगा तो किसी भी सिग्नल को, खतरे के सिग्नल को आसानी से पार कर सकता है और कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। इसमें बताया गया कि गोरी प्रजाति में लगभग 8% एवं काली प्रजाति में 4% मानव इस रोग से ग्रसित हैं, लेकिन इसमें स्त्रियां केवल 1/10 से 1/5 तक ही हैं। वर्णन व्यक्ति का जो वर्णन किया था, सबसे पहले जो वर्णन किया गया था वर्णन व्यक्ति का, वो होर्नर के द्वारा किया गया था सन 1876 में। तो ये प्रश्न हालांकि कभी आया नहीं है, लेकिन आता है तो ध्यान रखिएगा कि वर्णन व्यक्ति का जो वर्णन था सबसे पहले होर्नर ने किया था। कब किया था? 1876 में किया था। अब हीमोफीलिया के लिए अगर पूछा जा सकता है तो बताइएगा हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है जो कि वंशानुगत है। एक सामान्य व्यक्ति में चोट पर औसतन 2 से 8 मिनट में हृदय का थक्का जम जाता है। मतलब जब भी हमारे चोट लगती है तो 2 से 8 मिनट के अंतर्गत खून का थक्का जम जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर उसे हीमोफीलिया है तो ऐसा नहीं होता है, और अगर उसमें थक्का नहीं जम पाता है तो हृदय लगातार बहता रहेगा, और इसे क्या कहते हैं? रक्त स्रावण रोग भी कहते हैं। और इसमें अगर उपचार नहीं हुआ तो आपका रोगी मर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिंग संलग्न रोग में जो रक्त स्राव रोग भी लग जाता है। इसमें छोटी सी चोट लगने पर यदि ब्लड चालू हो गया तो फिर वो ब्लड रुकेगा नहीं और व्यक्ति क्या हो सकता है? व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता था कि चोट लगने के बाद में यदि ब्लड नहीं रुकता तो ये किसके वजह से होता है? तो ये ध्यान दीजिएगा, हीमोफीलिया की वजह से होता है। इसे किस रोग के नाम से जाना जाता है? इसे रक्त स्रावण रोग के नाम से जाना जा सकता है। इससे क्या खतरे हैं? इसमें व्यक्ति मर भी सकता है अगर उचित इलाज ना होगा। ठीक है, ये जो लिंग संलग्न रोग था इसका प्रारंभ सबसे पहले महारानी विक्टोरिया से हुआ था। इसका प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ था? महारानी विक्टोरिया से हुआ था। महारानी के माता पिता में हीमोफीलिया का जीन नहीं था। महारानी के माता पिता में हीमोफीलिया का जीन नहीं था, लेकिन महारानी की संतानों में यह रोग हो गया। अनुमानतः महारानी में यह जीन उत्परिवर्तन की वजह से हुआ है, क्योंकि महारानी के पति एल्बर्ट भी सामान्य पुरुष थे। मतलब ये दोनों सामान्य पुरुष थे, लेकिन फिर भी अगर इसमें ये दोष आ गया है तो ये किसकी वजह से हुआ है? जीन उत्परिवर्तन की वजह से। ठीक है, ये तो था ये अध्याय वंशानुगत एवं वातावरण। इससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, और आपने सीखा भी होगा एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से। अब बारी आती है प्रश्नों की, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर तो आपको ही देने हैं। पहला प्रश्न है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है? फटाफट बताइए किसने दी है? तो देखिए, पहले तो आप क्रॉस कर दिया करिए जिनकी ज़रूरत नहीं। ये तो हो नहीं सकता है, मेंडल ने भी नहीं दी है, डार्विन ने भी नहीं दी है, तो आपका एक ही बचता है, रूथ बेनेडिक्ट। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने भी बताया कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। अगला प्रश्न है, इसको आप आसानी से दे सकते हैं उत्तर। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं? गुण होते हैं, भ्राण होता है, पितरैक होता है कि कोई नहीं होता है? मतलब जो वंश निर्धारित होता है किसके अनुसार होते हैं? ये होता है पितरैक। पितरैक क्यों? कि
पिता के पास ही एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और माता के पास सिर्फ एक्स और एक्स होते हैं। यदि एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की होती है और एक्स वाई मिलते हैं तो लड़का होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स वाई मिला तो क्या हो गया, लड़का हो गया। तो ये जो लड़की और लड़का जो भी आपके होते हैं ये किसके कारण होते हैं, पितृलक्षण के कारण होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं, पितृक होते हैं। तीसरा क्या है, कहता है आनुवंशिकता के निम्नलिखित नियमों में से कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा आनुवंशिक का नियम नहीं है। आनुवंशिक का नियम देखिए, प्रत्यागमन भी आनुवंशिक का है, समानता भी है, संयोग का भी। ये तीनों नियम आपके आनुवंशिकता के नियम के अंतर्गत हैं, लेकिन अभ्यास का नियम ये आपके आनुवंशिकता का नहीं है। तो विकल्प नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है, कहता है कौन सा रोग वंशानुगत है। वंशानुगत कौन सा है, अभी अभी आपने पढ़ा कि वर्णांता जो है ये भी वंशानुगत रोग है, हीमोफीलिया है वो भी वंशानुगत रोग है। ये दोनों वंशानुगत हैं जो कहीं ना कहीं हमें अपनी पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। तो हम इसमें अगर दोनों सही हैं तो हम लिख सकते हैं ए व बी दोनों। अगला है, कहता है बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण क्या पाया जाता है, जब वंशानुक्रम होगी तो क्या होगी, शारीरिक भिन्नता होगी। शैक्षिक से कोई मतलब ही नहीं है, आचरण तो बात की बात होती है, लेकिन सबसे पहले क्या हो जाएगी, शारीरिक भिन्नता हो जाएगी। अगला है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है। बाह्य वातावरण के अंतर्गत देखिए सामाजिक भी आती है, सांस्कृतिक भी आती है और भौतिक अवस्थाएं भी आती हैं। तो ये आपका तीनों मिल जाएगा, तो आपका उत्तर बन जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है। देखिए जब भी मनोविज्ञान की बात आएगी तो बालक ही महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक का कोई रोल नहीं है। जैसा बच्चा चाहेगा वैसा अपने को पढ़ाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो बालक ही होता है। अगला प्रश्न है, वंशानुगति की इकाई होती है। वंशानुगति की इकाई क्या होती है, गुणसूत्र होते हैं, जीनोटाइप होते हैं, फिनोटाइप होते हैं या फिर जीन होते हैं। तो अभी अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वो क्या होता है, जीन होता है। मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण, मेंडल से पहले जो प्रसंस्करण होता था वो कहाँ होता था, प्रकृति में होता ही नहीं था या फिर प्रकृति में होता था लेकिन इसका ज्ञान नहीं था। वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाले गए, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई ना कोई सही हो सकता है। तो बताइए क्या सही होगा। इसमें वैज्ञानिकों ने इसके प्रयोग किए थे, ठीक है, लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे। तो आपका उत्तर नंबर यही सही होगा। अगला है, दिल्ली में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी। इसका आंसर है आपका कलकत्ता में। अगला है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस बात का अध्ययन किया जाता है बताइए। बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, या बालक के जन्म से बाल्यावस्था तक, या बालक के जन्म के पहले मतलब पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। तो आपका यही विकल्प सही होगा, क्योंकि मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में किशोरावस्था तक का वर्णन किया गया है। अवस्थाएं तो अपनी बाल्यावस्था भी होती है, प्रौढ़ावस्था भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आपके किशोरावस्था तक के आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए जाने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल से पर ध्यान करिए, मेंडल है तो अनुवांशिकी है, तो आपका विकल्प नंबर डी सही है।
हीमोफीलिया रोग की प्रथम पहचान कब हुई थी? हीमोफीलिया नामक रोग की प्रथम पहचान कब हुई थी? तो आपने पढ़ा होगा महारानी विक्टोरिया के यहाँ से हुई थी। तो आपका उत्तर नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वर्णांता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ था? वर्णांता का सबसे पहला उल्लेख किस सन में हुआ था? 1876 में हुआ था। ये भी आपको याद होगा, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया गया था। वर्णांत रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? लाल और हरा। लाल और हरा, इसलिए आपको विकल्प नंबर सी सही होगा। पाइसम सेटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये तो आपको भी पता है, उद्यान मटर का है। वंशागत क्या है? वंशागत का मतलब अर्जित नहीं होता है, अधिगम नहीं होता। वंशागत का मतलब होता है जन्मजात। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है। विकासवादी जो सिद्धांत है उसका समर्थक कौन है? तो ये आपको उसका समर्थक है लैमार्क। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? लैमार्क है आपका। बालक के विकास के लिए क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? तो हमें तो लगता है ये सब चाहिए होंगी। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? आधे जीन पिता के होते हैं, तो 50% हो जाएगा। वंशानुगत रोग माने जाते हैं। अभी अभी आपने ये पढ़ा भी था, वर्णांता और हीमोफीलिया दोनों वंशानुगत रोग हैं। अगला है, क्या उपयुक्त थे? मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है, या मटर के पौधे में केवल 2 गुणसूत्र होते हैं, या कुत्तों के वंशावली का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमें यही सही लगता है कि मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण किया गया था। 23वां है आपका, कहता है एक वर्णांत व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, इसमें कौन सा दोष होगा? तो ये प्रोटीन दोष मैंने आपको बताया था। प्रोटीन दोष भी हम इसे कहते हैं। वर्णांत व्यक्ति नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है? कलाकार नहीं बन सकता, बाकी सब बन सकता है। तो उत्तर नंबर आपका ए सही होगा। मेंडल का संबंध किससे है? मेंडल का संबंध किससे है? जर्मनी से है, फ्रांस से है, ऑस्ट्रिया से, अमेरिका से है? तो ये आपका ऑस्ट्रिया है। किस या कौन मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? कौन से ऐसे हैं जो वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं? वातावरणीय है, जन्मजात है, जैविकी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा जैविकी। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, कहाँ से होता है? ये होता है आपका वंशानुगत से, अधिगम से, वातावरण से। देखिए, वातावरण अधिगम से कुछ भी नहीं होता है। जो व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण है वो आपके होता है व्यवहार से, व्यवहार का रचना तंत्र होता है वो वंशानुगत से होता है। व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। व्यक्ति का व्यवहार कैसे निर्धारित होता है? इसमें उसका वंशानुगत, उसमें उसका वातावरण और अधिगम सब शामिल होते हैं। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है। वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है, किससे होता है? ये बात किसने कही थी? ये बात आपकी अरस्तु ने कही थी। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है। और सबसे लास्ट प्रश्न जो अपना वो यही है कि मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत जो था वो प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था आपका?
ये था आपका 1866। उम्मीद करते हैं सभी भाई बहनों को, सभी जितने भी भावी अध्यापक हैं सभी को यह अध्याय विशेष हेल्पफुल हो, और आप यदि इसको पूरा तैयार करके जाते हैं तो कम से कम 4 से 5 नंबर का इसमें से ज़रूर आएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।